हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 बीएसटी के लेसन नंबर 8 करेंगे। तो इससे पहले हमने क्लास जो इसका चैप्टर नंबर 7 है वो वहाँ तक कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 है नियंत्रण यानी कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है ये, नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो दो मार्क्स वाले होते हैं। ये बात लॉन्ग टाइप का और अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले शॉर्ट टाइप का पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लॉन्ग टाइप का आएंगे। ठीक, चलिए नियंत्रण से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है या किसे कहते हैं। तो नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण एवं अंतिम कार्य है। नियंत्रण जो है ये मैनेजमेंट का, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और एक अंतिम कार्य होता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो अंतिम याद रखना, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। पहला नंबर हो गया नियोजन, दूसरा नंबर संगठन, तीसरा नंबर नियुक्तिकरण, चौथा नंबर निर्देशन और पांचवा नंबर नियंत्रण। प्रबंध का 5 कार्य होता है, ये इसमें अंतिम कार्य है। नियंत्रण यह देखने की प्रक्रिया है कि जो काम हमने कर्मचारियों को करने के लिए दिया है वह काम कर्मचारियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है कि नहीं। देखिए नियंत्रण यह देखने की प्रक्रिया है कि हमने जो काम, हमने मतलब उच्च अधिकारी ने जो काम अपने अंदर काम करने वाला निम्न अधिकारी को दिया है, वह अधिकारी उस काम को ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका निगरानी करना क्या होता है, नियंत्रण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रण के लक्षण, विशेषता अथवा प्रकृति बताएं। ठीक है, नियंत्रण के आपको लक्षण पूछे, विशेषता पूछे तो प्रकृति पूछे, एक ही बात है। ठीक है, निम्न है। पहला नंबर, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, नियंत्रण एक सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, दूसरा है यह एक आवश्यक प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण जो है ये मैनेजमेंट का एक ज़रूरी कार्य है, आवश्यक है। तीसरा है यह भविष्य के लिए होता है। नियंत्रण कंट्रोल क्या किसके लिए होता है, भविष्य में किसी प्रकार का अनावश्यक हानि ना पहुँचे संस्था को, इसके लिए नियंत्रण किया जाता है। चौथा है यह सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण जो है ना प्रबंध का 3 स्तर है, याद रखना, प्रबंध का 3 स्तर, उच्च स्तर या मध्य स्तर या निम्न स्तर, यानी तीनों स्तर में ये लागू होता है। पांचवा पॉइंट है नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, यानी नियंत्रण जो होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। छठा है नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। नियंत्रण हम लोग क्यों करते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट के लिए, तो नियंत्रण जो है ना परिणामों से संबंधित है। सातवां है नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। नियंत्रण में क्या होता है, पीछे की ओर देखता है लेकिन आगे के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तो आपको किन्हीं 5 पॉइंट को याद रखना है। चलिए तीसरा है नियंत्रण की आवश्यकता अथवा महत्व बताए। तो नियंत्रण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कंट्रोल का, या महत्व क्या है या लाभ क्या है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो पहला है समन्वय में सहायक। ठीक है, नियंत्रण जो है ना संस्था में समन्वय बनाने में सहायक रहता है। उसके जोखिम के प्रति सुरक्षा, रिस्क नहीं हो इसमें, किसी प्रकार का रिस्क हो इसके लिए पहले कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद अभिप्रेरणा का साधन, ये कंट्रोल जो है ना अभिप्रेरणा का साधन होता है। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सहायक। देखिए संस्था में चाहते हैं कि अनुशासन बनाए रखे तो उसके लिए कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है। पांचवा है कार्यकुशलता में वृद्धि, जो कर्मचारी है उसका कार्यकुशलता में वृद्धि हो इसके लिए कंट्रोल जरूरी है, नियंत्रण। ठीक है, मनोबल बनाए रखने में सहायक, जो कर्मचारी संस्था में काम कर रहा है वो मोटिवेट रहे इसके लिए नियंत्रण ज़रूरी है। सातवां है निर्णय में सहायक, मतलब कोई भी जो निष्कर्ष लेना है, कोई भी निर्णय लेना है संस्था से संबंधित, तो उसके लिए ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है नियोजन और नियंत्रण में संबंध क्या है। देखिए नियोजन में और नियंत्रण, यानी नियोजन मतलब प्लानिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोल, इन दोनों के बीच संबंध क्या है, तो संबंध निम्न है। पहला है नियंत्रण नियोजन को बनाए रखता है। नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण यानी कंट्रोल जो है वो प्लानिंग को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा है नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। कंट्रोल जब तक प्लानिंग नहीं होगा कंट्रोल होगा नहीं। ठीक है, किसी भी काम को करने का प्लानिंग करेंगे तब ना उस पर कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है, यानी किसी काम का नहीं है। तीसरा है नियंत्रण नियोजन दोनों भविष्यदर्शी होते हैं, यानी नियोजन और नियंत्रण दोनों जो ना भविष्य से संबंधित होता है। ठीक है, दोनों में भविष्यवाणी पढ़ते हैं। चौथा है नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है।
यानी नियोजन का नियंत्रण का अभाव में, यानी नियंत्रण नहीं रहेगा तो नियोजन का कोई अर्थ नहीं होगा। पांचवा है नियंत्रण नियोजन का माप है, नियंत्रण नियोजन का माप है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। पांचवा है नियंत्रण प्रक्रिया के चरण निम्न है। आपसे पूछा जा सकता है नियंत्रण प्रक्रिया के चरण बताएं, तो निम्न है, ठीक है। पहला है लक्ष्यों तथा परिमापों का निर्धारण, नियंत्रण से लक्ष्य और परिमाप जो है वो निर्धारण होता है। दूसरा है वास्तविक निष्पादन का मापन, वास्तविक निष्पादन का मापन मतलब जो भी संस्था का उद्देश्य होता है उसका हम लोग तय कर लेते हैं कितना समय के अंदर ये कंप्लीट करना है टारगेट। तीसरा है वास्तविक निष्पादनों की परिमापों से तुलना एवं विचलनों का विश्लेषण, ठीक है। चौथा है सुधारात्मक कार्य, नियंत्रण से हम लोग क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्य करते हैं, मतलब पीछे जो गलती की है भविष्य में ना हो इसलिए प्लानिंग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बजटीय नियंत्रण क्या है। तो कोई भी कंपनी या संस्था बजट इसलिए बनाती है ताकि उनके खर्च और उनका उत्पादन नियंत्रण में हो। देखिए कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो वो बजट क्यों बनाता है, तो बजट इसलिए बनाता है कि कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उस वस्तु को बनाने में ज़्यादा रुपया खर्चा ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक। किसी व्यवसाय में उत्पादन के साधन के रूप में 6M है, किसी भी बिजनेस में उत्पादन के साधन के लिए, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 6M की आवश्यकता होती है। जैसे मेन लेबर चाहिए, मनी पैसा चाहिए, मार्केट यानी बेचने के लिए मार्केट चाहिए, उसके बाद मशीन, ठीक है, माल बनाने के लिए मशीन चाहिए, मटेरियल कच्चा माल चाहिए, मेथड विधि चाहिए। तो ये 6M की आवश्यकता होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो बजट का मतलब ये हुआ बजटीय नियंत्रण, मतलब जो भी माल बना रहे हैं उसमें ज़्यादा रुपया खर्चा ना हो जाए इसके लिए बजट बनाते हैं, ठीक है। बजट में 6M की आवश्यकता होती है किसी वस्तु का उत्पादन के लिए, मेन मटेरियल मशीन, मनी मार्केट और मेथड, ठीक है। आइए समझते हैं ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं यानी 6M में, और जब इसे नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ये सब पांचों चीज़ों को अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो उत्पादन लागत वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगर सबको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसका लागत बढ़ जाएगा, इसलिए बजटीय नियंत्रण के द्वारा इन सबों पर नियंत्रण रखा जाता है, यह बजटीय नियंत्रण। चलिए आगे समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है बजटीय नियंत्रण की विशेषता बताएं। बजटीय नियंत्रण का विशेषता क्या है, तो निम्न है। पहला योजना बनाना, बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद समन्वय यानी संस्था में जो भी कर्मचारी काम करता है या फिर लेबर वगैरह काम करता है सबके बीच तालमेल बैठाते हैं। उसके बाद लेखा करना, यानी जो भी खर्च होता है, लेन देन होता है, उसका एंट्री करना। चौथा है भावी कठिनाइयों का विचार विमर्श करना है, भविष्य में जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए भविष्य में क्या क्या परेशानी आ सकती है उसका जो है पहले से विचार करना। संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण प्रयोग, मतलब जो भी संस्था में उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, उसका ठीक ढंग से प्रयोग करना। नियंत्रण, उसके बाद सुधारात्मक कार्य, ये सब बजटीय नियंत्रण का विशेषता है। अब समझते हैं बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य निम्न है। पहला अधिकारियों में सहयोग बनाए रखना, बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, जो अधिकारी लोग काम करेंगे सबके बीच सहयोग बनाए रखना। दूसरा है क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, समन्वय स्थापित करना काम करते समय। तीसरा है उचित पूंजीकरण की व्यवस्था करना, ठीक है, पूंजीकरण की व्यवस्था करना, कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो पूंजी चाहिए, उसका व्यवस्था करना। चौथा है विचलनों का पता लगाना और उन्हें रोकना, यानी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी है तो उनका पता लगाना, उन्हें रोकना। पाँचवा है संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग, यानी जो भी संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, सही प्रयोग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बजटीय नियंत्रण के लाभ बताएं। तो लाभ निम्न है। पहला है भावी संभावनाओं पर पहले से विचार विमर्श करना, यानी भविष्य में जो संभावना है, जो घटना घटने वाला है उसके बारे में पहले से विचार करना। दूसरा है संसाधनों का सदुपयोग, यानी जो भी संसाधन उपलब्ध है संस्था में उसका ठीक ढंग से उपयोग करना। तीसरा है समन्वय स्थापित करना, ठीक है, बजटीय नियंत्रण का यह सब लाभ होता है। बजटीय नियंत्रण से संस्था में समन्वय स्थापित होता है। अगला है अधिकारों दायित्व के सौंपने में सहायक, यानी अधिकार और दायित्व को किसी दूसरे को अगर सौंपते हैं तो उसके लिए नियंत्रण जरूरी है, प्रभावशाली नियंत्रण, ये सब बजटीय नियंत्रण के लाभ है। चलिए आगे समझते हैं बजट कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत सारा बजट है लेकिन जो
मेन बजट है वो दो प्रकार का है, विभागीय बजट और मास्टर बजट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बजट, विभागीय बजट क्या है? ठीक है, विभागीय बजट, डिपार्टमेंटल बजट क्या है? तो विभागीय बजट बजट का एक ही भाग है, बजट का एक क्या भाग है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के बजट आते हैं। विभागीय बजट बजट का एक भाग है, ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार आते हैं। विभागीय बजट यानी डिपार्टमेंटल बजट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट बजट, ठीक है, उत्पादन बजट यानी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बजट, रोकड़ बजट, कैश बजट, ठीक है। उसके बाद पूंजी बजट, पूंजी व्यय बजट हो गया ये, पूंजी व्यय बजट। उसके बाद शोधन एवं विकास बजट। तो ये बजट का जो विभागीय बजट है उसका ये प्रकार है, यानी कि मेन बजट दो प्रकार का, ठीक है। दूसरा है मास्टर बजट क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। बजट में जितने भी प्रकार के बजट होते हैं, ठीक है, बजट में जितने भी प्रकार के बजट होते हैं, सभी बजटों को मिलाकर यह देखा जाता है कि जो बजट के लिए जो खर्च निर्धारित किया जाता है, खर्च उतना ही हुआ या उससे अधिक हो गया। अगर खर्च कम और आय अधिक होती है तो इसे लाभ माना जाता है, और अगर यह लाभ पहले से ही निर्धारित लाभ से कम होता है तो इसे मास्टर बजट पुनः सुधार करते हैं। आवश्यक समायोजन करने के बाद मास्टर बजट बनता है। यानी मास्टर बजट क्या होता है, तो हमने किसी भी वस्तु बनाने के लिए जो पहले निर्धारित की हैं कि 10,000 या 15,000 रुपया खर्च होगा, फिर उस वस्तु को बनाते समय देखते हैं कि 10-15 हज़ार रुपया से कम खर्च होता है तो इसमें प्रॉफिट कहेंगे, ज़्यादा ख़त्म होता है तो इसमें लॉस कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मास्टर बजट व्यवसाय के सभी बजटों का अभिभावक होता है। मास्टर बजट जो है ना, बिजनेस के जितने भी बजट है सबका अभिभावक यानी हेड होता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण क्या, ठीक। तो सम विच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सम विच्छेद बिंदु प्रबंधकीय नियंत्रण में उपयोग किया जाने वाला एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण है। इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर तक विक्रय करने पर हानि होती है और किस स्तर के बाद लाभ होता है। देखिए, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण के अंतर्गत यह बात का पता लगाया जाता है किस स्तर तक माल बेचने पर संस्था को लाभ होगा, किस स्तर पर बेचने पर हानि होगा, ठीक है। इस प्रकार विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर ना लाभ होता है ना ही हानि होता है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण में क्या होता है कि कुल आय और कुल लागत बराबर होता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण किससे कहेंगे, तो विक्रय का वह बिंदु जिसमें ना तो बिजनेस को कोई लाभ होता है ना तो हानि होता है, वो सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण कहलाता है। यानी कि सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण में क्या होता है कि विक्रय मूल्य और लागत दोनों ही आपस में बराबर होता है। मान लो कि किसी वस्तु को बनाने में हमको 10,000 रुपया खर्च हुआ, अब हम इसको 10,000 रुपया ही बेच देंगे तो ना तो हमको लाभ हुआ ना तो खर्च हुआ, इसको बोलेंगे सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधार बजटन क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर जब हम बजट बनाते हैं, ठीक है, बजट बनाते हैं सामान्य तौर पर, तो हम पिछले वर्ष को आधार मानकर वर्तमान वर्ष का बजट बनाते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम लोग कोई चीज़ का बजट बनाते हैं तो उसके लिए क्या देखते हैं, पिछले साल को आधार मानते हैं, यानी पिछला साल किस प्रकार खर्च पड़ा, ठीक है। सामान्य तौर पर हम लोग जो भी बजट बनाते हैं तो उसके लिए पिछले साल को आधार मानते हैं। लेकिन कई बार पिछले वर्ष को बिना आधार माने वर्तमान वर्ष का बजट बना लेते हैं, इससे शून्य आधार बजटन कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। शून्य आधार बजटन क्या है, सामान्य तौर पर क्या होता है कि हम लोग अगर बजट बनाते हैं तो पिछले साल को आधार मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पिछले साल को आधार माने बगैर हम लोग वर्तमान वर्ष के लिए बजट बना लेते हैं, तो इसको बोलेंगे शून्य आधार बजटन, ठीक है। पिछले वर्ष को आधार माने बगैर वर्तमान वर्ष का बजट तैयार करना शून्य आधार बजटन कहलाता है। अर्थात ऐसा बजट जिसमें वर्तमान वर्ष के मूल्य से बिना पीछे के बजट को देखे नया बजट बनाया लिया जाता है, उसे शून्य आधार बजट कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है विक्रय बजट क्या है, ठीक है। विक्रय बजट क्या है, तो किसी भी व्यवसाय में वर्ष में कितना विक्रय करना है, किसी बिजनेस में या संस्था में पूरे साल में कितना माल बेचना है पूरे साल में, ठीक है, इसका बजट बना लिया जाता है और फिर उसी के अनुसार
माल बेचने की प्रक्रिया अपनाते हैं। माल बेचने की इस प्रक्रिया का अनुमान, माल बेचने की इस अनुमानित मात्रा को हमेशा पिछले वर्ष के वास्तविक माल से तुलना करते हैं, अर्थात हमने पिछले वर्ष कितना माल बेचा था और इस वर्ष कितना माल बेचना चाहिए, यह अनुमान लगाना विक्रय बजट कहलाता है। देखिए समझिए, विक्रय बजट किसको कहते हैं? तो देखिए विक्रय बजट क्या होता है, तो सामान्य तौर पर हम लोग जो बजट बनाते हैं ये देखते हैं कि सबसे पहले विक्रय बजट क्या होता है। तो समझिएगा विक्रय बजट क्या होता है, तो पूरे साल में हमको कितना माल बेचना है इसके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। और बजट बनाने के लिए क्या करते हैं, पिछले साल को आधार मानते हैं, पिछले साल को आधार मान करके इस साल बजट बना लेते हैं, इसको बोलेंगे विक्रय आधार बजट। मान लो कि पिछले साल, जैसे ये 2022 चल रहा है, तो पिछले साल मान लो कि 2021 में हम पूरे साल में 10 लाख का माल बेचे थे। अब इस साल एक बजट बना लिए कि हमको 15 लाख का माल बेचना है, ठीक है। और 15 लाख का माल बेचने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो हो गया विक्रय आधार बजट, विक्रय बजट। चलिए अगला है उत्पादन बजट। क्या है उत्पादन बजट? देखिए उत्पादन बजट मतलब पूरे साल में हमको कितना माल का उत्पादन करना है, उसके लिए बजट बनाना उत्पादन बजट कहलाता है। तो उत्पादन बजट विक्रय बजट पर निर्भर करता है। उत्पादन बजट, ठीक है, विक्रय बजट पर निर्भर करता है। अगर बिक्री ज़्यादा करनी है तो उत्पादन भी ज़्यादा करना होगा। अगर माल ज़्यादा बेचना है तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ अधिक उत्पादन के लिए अधिक कच्चे माल, श्रमिक, पूंजी की आवश्यकता होगी। अधिक माल बेचने के लिए अधिक माल बनाना होगा, अधिक माल बनाने के लिए अधिक पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब चाहिए, व्यवस्था करना होगा। उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना उत्पादन बजट कहलाता है, ठीक है। इस पर कहेंगे उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना, जो हमको पूरे साल में माल बनाना है, जो लक्ष्य बना लिया है उसको पूरा करना उत्पादन बजट कहलाता है। उत्पादन बजट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कच्चे माल का बजट, ठीक है, श्रम बजट और उपरिव्यय बजट, ठीक है। उत्पादन बजट को ये 3 भागों में बांटा गया। आगे समझते हैं हम लोग 6M। नेक्स्ट है कि 6M से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 6M किसी व्यवसाय अथवा संस्था में लक्ष्यों की प्राप्ति उत्पादन के साधनों के रूप में 6M कुशल और संतुलित संयोग बनाए रखते हैं। देखिए किसी भी बिजनेस में अथवा संस्था में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 6M होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब बोलेंगे 6M के अंतर्गत क्या क्या शामिल रहता है। तो 6M के अंतर्गत मेन, मनी, मशीन, उसके बाद मटेरियल, मेथड एंड मार्केट आते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु का 6M से आप क्या समझते हैं तो लिखना, किसी भी व्यवसाय में अथवा संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6M को आवश्यकता होती है। 6M से आशय मेन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मार्केट से है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर यहाँ तक आपका 8 हो गया, अब इसके बाद 9th में मिलते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।